तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे लेक्चर सेकंड, और उससे पहले कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो जो पढ़ा था उसको रिपीट करते हैं। हम लोगों ने बोला था कि मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें 3 मेथड पढ़े थे हम लोगों ने। वन इज रबिंग, इंडक्शन एंड कंडक्शन। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और एमसीक्यूज या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से आपका रबिंग में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका इंडक्शन फिनोमिना में पूछा जाता है 2 मार्क्स में। अब हम बात करेंगे बच्चों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनना। हम बात करेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब बेसिक प्रॉपर्टीज तो हमें पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और नेगेटिव में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है, यानी सिमिलर चार्जेस विल रिपेल एंड opposite charges will attract। पहली बात तो ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज चलती है उनके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टीज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये समझना बच्चों, इससे बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां से एक न्यूमेरिकल 1 नंबर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर बनता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट। अब ये समझ के चलना बच्चों कि लेट अस सपोज मैं आपका बड़ा भाई हूं और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ठीक है ना। अब हुआ क्या मेरे साथ कि जब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं तो मेरे पास छोटे छोटे पैसों रुपये के नोट तो है नहीं ना। मेरे पे 10 रुपये का नोट है, ना मेरे पे 20 का, 50 का, 100 का, कुछ भी नहीं है। मेरे पास 2000 रुपये का नोट है, सबसे छोटे से छोटा 2000 रुपये का नोट। अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, तुम्हारे पास जैगुआर, मर्सिडीज सब लाइन से खड़ी हुई है, नौकर चाकर मजे आ रखे आप लोगों के। अब हुआ क्या, शिवांगी मेरे पास आई कि भैया मुझे है ना 500 रुपये चाहिए। ठीक है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ, क्या मैं शिवांगी को 500 रुपये दे पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर रिया आई, कह रही हट मैं मांग के आऊँगी, मैं लूँगी भैया से पैसे। वो आई कि भैया मुझे 1000 रुपये का नोट चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, मैं उसको भी नहीं दे पाऊँगा। फिर वंशिका आई, कह रही चलो मैं लेके आऊँगी। वो बोली कि भैया मुझे है ना 1500 रुपये चाहिए, मैं उसको भी नहीं दे पाऊँगा। और ऐसे करते मनीषा भी आई। मनीषा ने थोड़ी रकम और बढ़ा दी, कह रहे भैया मुझे ना 3000 चाहिए। फिर आई आपकी अनु बोली कि चलो ना मैं मांग के आता हूँ। अब उसको लगा कि भैया के पास नोट ही 2000 का, और ये पागल कभी कोई 500 मांग रहा है, कोई 1000 मांग रहा है, कोई 2500 मांग रहा है, कोई 3500 मांग रहा है। वो बोली भैया मुझे ना 2000 रुपये का नोट दे दो। तो मैंने ईजिली उसको 2000 रुपये का नोट दे दिया। क्यों मैं शिवांगी को नहीं दे पाया, रिया को नहीं दे पाया, मनीषा को नहीं दे पाया, कल्याणी को नहीं दे पाऊंगा? क्यों? रीजन बीइंग क्योंकि मेरे पास सबसे छोटा नोट ही 2000 का है, और मैं 2000 के मल्टीपल में आपको दे सकता हूं। कोई मेरे से 4000 मांगेगा तो भी दे सकता हूं, 6000 मांगेगा तो भी दे सकता हूं, बट मैं ना 5000 दे सकता, ना मैं 7000 दे सकता। अब सिमिलरली ऐसे ही हमारे चार्जेस के बारे में बच्चों, जो सबसे छोटा चार्ज है ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हमारे लिए फॉर 12th स्टैंडर्ड, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। बच्चों ध्यान से सुनना, सबसे छोटा चार्ज हमारे तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉन चलने वाला है। हालांकि क्वार्क्स की भी खोज हो चुकी है, और क्वार्क्स इनसे भी छोटे पाए जाते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन का 1/3, 2/3 ऐसा भी चार्जेस अवेलेबल है। बट हम सब के लिए सीबीएसई में सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, यूनिट कूलाम होती है, ठीक है ना। सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्वांटाइजेशन का मतलब भी यही है बच्चों, कि जब भी हमें किसी बॉडी पे चार्ज देना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था रबिंग में, इंडक्शन में, कंडक्शन में, तो चार्ज हमेशा ना हम ऐसे ही ट्रांसफर करेंगे। या तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 1e ट्रांसफर हो सकता है, 2e हो सकता है, e/2 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जैसे मेरे पास सबसे छोटा नोट 2000 का था, उसके टुकड़े नहीं कर सकता, सिमिलरली मैं इस इलेक्ट्रॉन के भी टुकड़े नहीं कर सकता। यानी कहीं पर भी e/2, e/4, e/6 ऐसा चार्ज आ जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि हमारे लिए सबसे छोटा चार्ज ही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं हो सकते। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी यही कहता है कि जब भी आपको किसी बॉडी को चार्ज देना पड़ेगा ना, कैपिटल क्यू, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज दोगे वो ई जा सकता है, 2e जा सकता है, 3e जा सकता है, 4e जा सकता है, और ऐसे करते करते वो NE जा सकता है। NE का मतलब समझ में आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज। अच्छा, एक से अगर जाएगा तो दूसरे पे आएगा, यानी ये प्लस का भी हो सकता है और ये माइनस का भी हो सकता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे पास है ना जो चार्ज है ना बच्चों, वो 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है। ये वाला चार्ज मेरे पास अवेलेबल है। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब ये भी क्या देखा था, चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेंगे वो वाले, या तो E, 2E, 3, यानी अगर मैं यहां से n की वैल्यू मल्टीपल इंटीग्रल इंटीजर आ गई तो मेरा चार्ज एग्जिस्ट करने वाला है, अगर नहीं आती तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए ये Q की वैल्यू हमें दे दी, E की वैल्यू यहां से हमें पता है, दोनों को डिवाइड करो, n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अगर n की वैल्यू 1 2 3 +-1 +-2 ऐसे आता है तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। 3/2 1/2 1/3 ऐसा आता है तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करने वाला सिंपली। तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऐसे क्वेश्चंस में। n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो क्या हो गया, देखिए Q/E हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब Q कितना था बच्चों, 4.8 इंटू 10 की पावर -19। E की वैल्यू स्टैंडर्ड है, याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। -19 विल कैंसिल आउट, 16 3 जा 48, तो n की वैल्यू आ गई +3। तो +3 आ गया तो चार्ज एग्जिस्ट करने वाला है। अब सोचो यहां पे 4.2 आ जाता, लेट से मैंने एक और दे दिया कि 4.2 इंटू 10 की पावर -19। सभी बच्चे बोलेंगे क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा क्या? परफेक्ट, नहीं करने वाला, क्योंकि सर इसमें क्या है ना, रेशियो में आ जाएगा, वो आपके पास फ्रैक्शन में आ जाएगा और फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करने वाला। बात समझ में आई? तो क्वांटाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है +-n इंटू ई। अब एक चीज और देखिए, रियलिटी में अगर हम बात करें ना बच्चों, जो हमारा चार्ज होता है वो चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। इसको लॉक कर लो कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यानी कोई भी चार्ज बॉडी कितनी भी स्पीड से क्यों ना चले उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट एज कंपेरिजन टू मास, क्योंकि हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में मास के बारे में पढ़ा था, 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ने वाले। मास स्पीड पे डिपेंड करता है, वो समझ लीजिए कैसे। अब याद करो, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, m दिस इज इक्वल टू m0 √1 - v²/c²। प्लीज पे अटेंशन। रियलिटी में हम जो मास, मैं रुका हुआ हूं, आप भी बैठे हुए होंगे, आपके पास अपना अपना मास है। आपको अगर आप दौड़ना भी स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ना तो आपको हल्का महसूस होने वाला है ना आपको भारी महसूस होने वाला है। तो रियलिटी में क्या होता है, हमारे पास दो मासेस होते हैं, जो मास इन मोशन यानी m जो मास मोशन में है, m0 जो मास रेस्ट पर है, 1 - v, v बोले तो जिस स्पीड से हम भागने वाले हैं, और c बोले तो स्पीड ऑफ लाइट। अब रियलिटी में देखो बच्चों, हम कितनी भी हाई मतलब स्पीड कार में क्यों ना बैठ जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 km/h, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। एरोप्लेन में भी बैठ जाएंगे तो वो 1000 km/h, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। बात समझ में आई? तो रियलिटी में होता क्या है, हमारी स्पीड v, दिस इज हमारी वाली स्पीड, c दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, सोच के देखो एक बारी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर/सेकेंड। ओए होए होए होए, बहुत हाई स्पीड है। हम डे टू डे लाइफ में इस स्पीड के नियर बाय भी नहीं आ सकते, कभी भी नहीं। यानी हमारी स्पीड v रियलिटी में बहुत 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 छोटी होती है c के कंपैरिजन में। अब ये बताओ, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और न्यूमरेटर उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की ये वाली रेशो एक से तो कम आने वाली है। एक एग्जांपल देख लो, न्यूमरेटर मैंने मान लिया 1 और डिनोमिनेटर मान लिया मैंने 1000। देखो एक बारी,
न्यूमरेटर मैंने माना 1 और डिनोमिनेटर मैंने माना 1000, लेकिन 1000 का क्या है, स्क्वायर है। तो देखो रेशो क्या बन गई बच्चे, 1 का स्क्वायर 1 और 1000 का स्क्वायर यानी 6 जीरोज और आ जाएंगी। अब इस वाली वैल्यू को अगर मैं सोल्व करूं तो ये कितनी वैल्यू बनेगी, 0.0000001। देखो ये 1 से तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो हम ये बोलते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम इस वाले फिनोमिना को, इस वाले फैक्टर को अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली जीरो। अगर अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लिया तो 1 माइनस 0 1 और m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइडेड बाय m, मतलब 1। तो यहां रियलिटी में हमारा जो मास इन मोशन है ना, वही मास एट रेस्ट के बराबर होता है। यानी अगर हम कितनी भी स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर दे, हमें कभी भी हल्का या भारी महसूस नहीं होता। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। तो मास स्पीड पे डिपेंड करता है रियलिटी में, लेकिन हमारा चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ये लॉक कर लो बच्चों। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब हम लोग मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें एक आता है स्पेसिफिक चार्ज, और स्पेसिफिक चार्ज की रेशियो आती है Q बाय M। बेटा ध्यान से सुना, इन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। एक होता है चार्ज, एक होता है स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, बट मास स्पीड पे डिपेंड करता है डे टू डे लाइफ में, रियलिटी में जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। तो स्पेसिफिक चार्ज इज द रेशियो ऑफ Q बाय M। अब बोला जाता है कि क्या स्पेसिफिक चार्ज स्पीड पे डिपेंड करेगा क्या? यस। क्यों? क्योंकि चार्ज तो इंडिपेंडेंट है, बट मास तो करता है ना भाई डिपेंड। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या है? स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड करेगा किस पे बच्चों? स्पीड पर। ये याद रखना बस कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, बट स्पेसिफिक चार्ज यानी Q बाय M इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड, इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड। और वो क्यों है? क्योंकि रियलिटी में मास डिपेंड करता है जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में चर्चा करने वाले। यहां तक बताइए बच्चों, सभी को समझ में आया कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, और हमारे पास जो चार्ज होता है रियलिटी में वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, बट स्पेसिफिक चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुझे किसी को अब इसके टुकड़े नहीं कर सकता, यानी मैं E/2 नहीं कर सकता, मैं E/4 नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे अगर किसी को डोनेट करना है या किसी से लेना है तो क्या करूंगा? सर मैं 1 E ले सकता हूं, हाँ। मैं 2 E ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो। मैं 3 E ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो। यानी मैं क्या कर सकता हूं? मैं 1E, 2E, 3E, 4E, 5E ऐसे नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकता हूं और दे भी सकता हूं। तो उन्होंने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली Q, कैपिटल Q इज नथिंग बट n इंटू E। n क्या है? ये नंबर, इंटीजर नंबर, इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी। और E क्या है? उस वाले जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज। तो हम किसी भी बॉडी को प्लस माइनस एनी चार्ज दे सकते हैं और उससे प्लस माइनस एनी चार्ज ले सकते हैं। तो n इज नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल। अब इंटीजर तो समझ में आता है ना बच्चों, क्या होता है? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ये है बच्चे। बताओ बच्चों, ये आया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम समझने की कोशिश करना है बच्चों। मान लो ये मेरे पास कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इस पे मैं बाहर से चाहे कितना भी फोर्स क्यों ना लगाऊं, F एक्सटर्नल, इसके अंदर वाले पार्टिकल्स पर, इसके अंदर वाले जितना भी चार्ज रखा हुआ होगा उस पे, उसके लिए ये F एक्सटर्नल क्या होने वाला है? 0। ये जैसे हम लोगों ने 11th में पढ़ा था जब हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोला था। यहां पर भी एक ऐसी ही प्रॉपर्टी आती है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है बच्चों जिस पर लगने वाला F एक्सटर्नल, ये याद रखना बच्चों, F एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर आइसोलेटेड सिस्टम होगा ना तो
चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ऑलवेज कंजर्व्ड का मतलब समझाता हूं बच्चों कि ना तो ये बन सकता है ना ये मिट सकता है। आपने पढ़ा होगा चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब देखो समझाता हूं, मान लो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में हम लोगों ने बोला ये तीन बॉडीज रखी हुई है हमारे पास, ये बॉडी नंबर ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। हमसे बोला गया इनिशियली इस बॉडी पर +3 कूलाम चार्ज है, इस बॉडी पर -4 कूलाम चार्ज है और इस बॉडी पर +1 कूलाम चार्ज है, ठीक है। ये इनका इनिशियल चार्ज है बच्चों। फिर बोला हमने इसमें रबिंग वगैरह कुछ भी प्रोसेस अप्लाई किया, इट मे बी एनी प्रोसेस। तो हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद जब इनको दोबारा से एनालाइज किया गया, इस पे +5 कूलाम चार्ज आ गया, इस पे -7 कूलाम चार्ज आ गया। तो हमसे बोला गया फाइंड चार्ज ऑन सी, सी पे कितना चार्ज आया। तो देखिए अब ये वाला फिनोमिना जो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज कंजर्वेशन की, ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने क्या बोला कि भैया अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज तो कंजर्व रहने वाला है, मतलब जितना पहले चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज रहने वाला है। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये लिखोगे कि Q इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू Q फाइनल। अब इनिशियल चार्ज कितना था, हमें पता है चार्ज भैया एडिटिविटी नेचर का होता है, यानी चार्ज ऐड होता है। तो पहले चार्ज कितना था, ये जो बॉक्स में बनाए हुए है वो इनिशियल चार्ज है। तो इनिशियल चार्ज देखिए बच्चों +3 +1 यानी +4 -4 यानी इनिशियल चार्ज 0 था। तो हमने बोला Q इनिशियल 0 था बच्चों। समझ में आया कैसे है, ये देखिए 3 -4 +1 ऐड कर दिया 0 आ गया। चलिए अब हमने क्या बोला, फाइनल चार्ज भी 0 होना चाहिए क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। फाइनल चार्ज देखिए कितना बच्चों, ये 5 और ये -7, इसका हमें नहीं पता तो x मान लो ना, मान लिया x। तो ये कितना हो गया बच्चों 5 -7 + x, ये फाइनल चार्ज हो गया, ये इनिशियल चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि इनिशियल चार्ज यानी 0 मस्ट बी इक्वल टू 5 -7 + 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 2 कूलाम। लो जी बोलो समझ में आया क्या बच्चों, यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2 कूलाम। कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज सेम रहने वाला है। चार्ज ट्रांसफर हो सकता है बट डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला। बताइए बच्चों ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आया क्या। अरे सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को पढ़ना है कूलाम्स लॉ। देखो कूलाम्स में बेसिकली ये थोड़ा सा इंस्पायर हुए थे न्यूटन साहब से। अब न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था और उन्होंने बोला था कि कोई भी दो मासेस क्यों ना वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। लेकिन कूलाम्स लॉ ने क्या बोला, अब थोड़ा फील वाला पोर्शन है, समझने की कोशिश करना। उन्होंने बोला कि एक बॉडी है जिस पे चार्ज Q है और दूसरी भी बॉडी है जिस पे चार्ज, इस पे मान लो Q1 है और इस पे मान लो Q2 है। इनिशियली मान लो दोनों पॉजिटिव नेचर के, दोनों पॉजिटिव नेचर के, प्लीज पे अटेंशन। इनिशियली उन्होंने बोला कि दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं। अब उन्होंने बोला कि इस ए बॉडी को अगर मैं पकड़ लूं, इसको मैंने पकड़ लिया यानी मैंने इसको फिक्स कर दिया बच्चों। फिक्स का मतलब क्या है, ये तो किसी भी ताकत पर ये नहीं भग सकता। और इसको मैं फ्री कर दूं, इसको मैं फ्री कर दूं तो होगा क्या, जैसे ही इसको छोड़ूंगा मैं तो ये बिकॉज ऑफ रिपल्शन, बच्चे ये माइक म्यूट करो, किसकी आवाज आ रही है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये दौड़ना स्टार्ट करेगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं ए को फिक्स कर दूं, बी को फ्री कर दूं तो बी मूव करेगा। क्यों, क्योंकि रिपल्शन है, या तो वो उससे दूर जाएगा या वो उसके पास आएगा, डिपेंड करेगा कि इसका नेचर कैसा है। अभी के लिए हमने क्या माना कि बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव इन नेचर। चलिए चलो जी ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने, इसको फिक्स कर दिया, Q2 को फिक्स कर दिया, Q1 को फ्री कर दिया। तो उन्होंने देखा ये भी भगा। जब भगा तो यहां से सबसे पहले उन्होंने क्या इलस्ट्रेशन निकाली
कि देखिए अगर इसको फिक्स कर दूं, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये इससे दूर जाने वाला है ए डायरेक्शन में। प्लीज फोकस करना बच्चों यहां से। ओके, अब इस पे फोर्स कितना लगेगा? देखिए फोर्स निकालना आता है बेटे हमें। फोर्स किस पे लगेगा? 2 पर। कौन लगा रहा है? 1। तो याद करो, हमने याद करने का तरीका क्या रखा था कि पीछे वाला आगे वाले पे फोर्स लगाने वाला है, ठीक है ना। अब अगर Q2 को फिक्स कर दो तो सर Q1 भगेगा। अब Q1 भगेगा तो दूर जाएगा क्योंकि रिपल्सिव का फोर्स है। तो ये कितना आया बेटे? F/1 बिकॉज ऑफ 2। लो जी, तो सबसे पहले उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी दो चार्ज बॉडी को हम आपस में रखते हैं और एक को फिक्स कर दूं, एक को फ्री कर दूं, तो उन पे फोर्स लगने वाला है। या तो दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाने वाली है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज, या दोनों एक दूसरे के पास आने वाली है। चलो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी लेके देख लेते हैं। मान लो ये Q1 पॉजिटिव है और Q2 कैसा है बच्चों? नेगेटिव। चलिए अब स्टार्ट करो। अगर मैं Q1 को फिक्स कर दूं तो Q2 क्या करेगा? उसकी तरफ खिंचाएगा, यानी Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। कितना लगने वाला है? F21। और इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F12। तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि कैसे भी चार्जेस क्यों ना हो, कैसे भी चार्जेस क्यों ना हो, जो फोर्स लगने वाला है ना वो भैया दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी या तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे या दोनों एक दूसरे की तरफ आने वाले। पहली बात तो सबसे पहला कंक्लूजन तो ये निकला। अब उन्होंने बोला इनकी एक्सेलेरेशन और कैलकुलेट करी, तो भैया इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। लेट्स से इसका मास m मान लेते हैं, इसका भी मास m मान लेते हैं, अभी सिमिलर मास मान लेते हैं। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना आया? हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया बच्चों? एक्सेलेरेशन आया सर F/m। अब बच्चों ध्यान से सुनना, उन्होंने यहां से ऑब्जर्व क्या किया कि इन दोनों केसेस में है ना, यानी इसकी एक्सेलेरेशन में A2 मान लूं और इसकी एक्सेलेरेशन में A1 मान लूं, दोनों की एक्सेलेरेशन भी सेम आई। अब दोनों की एक्सेलेरेशन सेम आई तो इसका मतलब क्या है? ये एक्सेलेरेशन आता क्यों है? एक्सेलेरेशन होता है क्या बताओ? एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब मैं यहां पर रुका हुआ हूं, मेरी वेलोसिटी में चेंज कब आएगा? जब नेहा मुझे पीछे से धक्का मारेगी ना। अब जब धक्का मारेगी तो क्या होगा? मैं भैया भगना स्टार्ट कर दूंगा। अब भगना स्टार्ट करूंगा तो होगा क्या? भैया मेरी स्पीड चेंज हो गई। यानी एक्सेलेरेशन लेके आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली फोर्स। तो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एक्सेलेरेशन? फोर्स इज द ओनली कॉज ऑफ एक्सेलेरेशन। चलिए जी, तो यहां से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इन दोनों बॉडीज पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड, बच्चे ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी F12 मस्ट बी इक्वल टू F21। पहला कंक्लूजन क्या था कि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला कि भैया फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ये दो अलग अलग बॉडीज है? यस सर, एक A है और एक B है। ठीक है सर, क्या यहां पर दोनों फोर्सेस का नेचर सेम है क्या? नेचर का मतलब बच्चों कि क्या ये इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहे हैं, क्या ये ग्रेविटेशनल वाले फोर्स लग रहे हैं, या ये फ्रिक्शनल वाले फोर्स लग रहे हैं, या ये टेंशन वाले फोर्स लग रहे हैं, कैसे भी लग रहे हो। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये दोनों का नेचर भी सेम है। नेचर का मतलब ये भी इस पे रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगा रहा है, ये भी इस पे रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगा रहा है। अब ध्यान से सुनना 4 कंक्लूजन, और आपको समझ में भी आ जाएगा। हम लोगों ने NLM में पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था कि किसी भी दो बॉडीज पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों का नेचर सेम है, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस। याद करो न्यूटन बाबा की थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऐसे ही नहीं लगाते थे हम लोग। थर्ड लॉ लगाने के लिए हमें बहुत बेसिक चीज़ों पे एनालाइज करना होता था। देखिए ध्यान से याद करो, हमने बोला था ये एक बॉडी है, इस पे mg नीचे लगेगा, उस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होता है, हम लिखते हैं n इज इक्वल टू mg थे, है ना, इक्विलिब्रियम में। बट क्या ये n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर होते थे क्या? जल्दी बताइए, क्या ये n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर होते थे क्या? नहीं होते थे, क्योंकि सर n का नेचर अलग है, mg का नेचर अलग है। फिर दूसरा एक्शन रिएक्शन की कंडीशन क्या है?
अलग अलग बॉडीज पे लगना चाहिए। NB ब्लॉक पर ही लग रहा है, Mg भी ब्लॉक पर ही लग रहा है, तो पहली कंडीशन ही वॉयलेट हो गई हमारे पास। सुनना ध्यान से, न्यूटन थर्ड लॉ की कंडीशन क्या है बच्चों? सबसे पहला, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, magnitude should be same, direction should be opposite, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम। अगर ये चारों कंडीशन होती है तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स कहलाए जाएंगे। बताइए, कुलाम्स लॉ की ऑब्जर्वेशन समझ में आई क्या? सभी बच्चे बोलेंगे, क्या कुलाम्स लॉ की ऑब्जर्वेशन समझ में आई बच्चों? ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था और उनके बेसिस पे उन्होंने लॉज को बनाया। जल्दी बताइए सभी बच्चे, यहां से उन्होंने क्या बोला? अब फॉर्मूला डिराइव किया बेटा उन्होंने। सुनो कि मान लो इस पे चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन लेट से R है। तो अब उन्होंने क्या बोला कि जो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब इट मे बी ऑफ अट्रैक्टिव इन नेचर, इट मे बी और रिपल्सिव इन नेचर। तो उन्होंने बोला इनके बीच में लगने वाला इंटरेक्शन का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। किससे प्रभावित हुए थे बच्चों? ये न्यूटन साहब से। तो उन्होंने जैसे वहां पे फोर्स का फॉर्मूला बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इन्होंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसी वाली लॉ को बोलते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ? वो कहता है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने कम कर दिया, कम करते चले जाएंगे तो फोर्स बढ़ता चला जाएगा। डिस्टेंस ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे तो फोर्स उतनी ही जल्दी डिटोरेट्स होता चला जाएगा। डिटोरेट का मतलब खत्म होता चला जाएगा, वेनिश होता चला जाएगा। ठीक है ना? फिर इन दोनों लॉज को जब उन्होंने सम अप किया तो व्हाट विल गेट? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। किसी भी बॉडी पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होने वाला है। आप समझना ध्यान से। तो उन्होंने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के एक कांस्टेंट लिख दिया K, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसके बारे में अभी बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये बच्चों उन्होंने फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला दे दिया। लेकिन हमें पता है फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों दोनों ही चीजें रूल में आनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड तो हमें समझ में आ गया, ठीक है ना? डायरेक्शन अब हमें समझने की बात है, डायरेक्शन भी पता लगनी चाहिए हमें। अब डायरेक्शन पता लगने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातें करता हूं। जो अभी हम लोगों ने 4 पॉइंट्स डिसाइड किए ना, हम अगर किसी बच्चे को बोले कि भैया कुलाम्स लॉ क्या होती है, ध्यान से देखना, तो बच्चे ने बोला कि सर आपने तो बताया था कुलाम्स लॉ ये होती है, दो अलग अलग बॉडीज पे लगनी चाहिए, ये रही, दोनों का नेचर मतलब ऑपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड हो गया सर। इस पे F12 लगेगा सर, इस पे F21 लगने वाला है, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R। सुनना ध्यान से, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, सारा डिस्कशन करने के बाद एक बच्चे ने ये डायग्राम बना दिया। एक बच्चा मतलब मान लो ये रिया ने बनाया ये डायग्राम, ठीक है। दूसरे बच्चे ने क्या डायग्राम बनाया, अब ध्यान से समझना। क्या बेटे, लो मान लो ये क्या बच्चों, चलिए दूसरे बच्चे ने ये डायग्राम बनाया, फिर तुम मेरे पास आ गए, मैंने ये डायग्राम बनाया। देखो ये थर्ड डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम, इन तीनों में से क्या तीनों डायग्राम ठीक है? बताइए जल्दी, क्या तीनों डायग्राम ठीक है? एक डायग्राम ठीक है, दो डायग्राम ठीक है?
या थर्ड डायग्राम ठीक है? सभी बच्चे बोलेंगे फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है। कौन से वाला? फर्स्ट और थर्ड ठीक है, ओके। बाकी और बच्चे बोलो, बाकी और बच्चे बोलो। बाकी बच्चे कहां गए भाई? चलिए अब देखो, ना तो ये फर्स्ट ठीक है, ना ये सेकंड ठीक है, केवल और केवल थर्ड ठीक है बस। आप समझना क्यों ऐसा होता है बच्चे। ये ऑब्जर्वेशन देखने के बाद ना हर कोई ये गलती करता है कि सर डायरेक्शन अलग अलग तो है, दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, नेचर भी सेम है, तो क्या ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स कहलाए जाएंगे? तो ठीक है, अब बात समझना, जो ये डायरेक्शन होती है ना, ये डायरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है हमारे लिए। तो उन्होंने बोला डायरेक्शन ना ये होने वाली ना ये होने वाली, डायरेक्शन हमेशा होगी उन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। ध्यान से सुनना बच्चों, मतलब क्या हुआ कि अगर एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, तो ये लाइन है ना इनको ज्वाइन करने वाली, तो या तो इस लाइन के इधर भगेगा ये, या इस लाइन के इधर जाने वाला है बस। ना ये डायरेक्शन पॉसिबल है, 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 ना ये डायरेक्शन पॉसिबल है। समझ में आया? फोर्स की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यही डायरेक्शन हम लोगों को बचाने वाली है। तो क्या बोला उन्होंने कि ठीक है मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और डायरेक्शन किधर लगने वाली है? उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे ये ट्रायंगल बना दूं बच्चों, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, ये Q3 चार्ज, तो ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा जरूर, किस लाइन के अलोंग? इन दोनों को ज्वाइन करो, तो या तो ये फोर्स नीचे की डायरेक्शन में होने वाला है इस लाइन के क्रॉस, या ऊपर की डायरेक्शन में होने वाला, बस। नो अदर डायरेक्शन इज पॉसिबल। जल्दी बताइए बच्चों, क्या इतना समझ में आया क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन हमेशा लगने वाली है लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस, उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। तो ये था हमारे पास कुलाम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, और कुलाम्ब्स लॉ ने ही बताया कि ये जो फोर्स लगने वाला है ये एक्शन रिएक्शन का पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेज है। यानी जितना मैं एक चार्ज बॉडी हूं, दूसरी चार्ज बॉडी ये रही, जितना मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं इस पे 5 न्यूटन का लगाऊंगा तो ये भी मुझ पे 5 न्यूटन का ही लगाने वाला है। मैं इस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये मुझ पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी लगा सकता है। हाँ है ना? बोलो, बात समझ में आई बच्चों? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं, और उसको रट लेना, क्योंकि 11th में भी मैंने ही पढ़ाया था तो आप लोगों को आना चाहिए। एक प्रिंसिपल कहलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। याद है कुछ? वेरी गुड, बताओ क्या होता है? हाँ तो बताओ ना क्या होता है। चलो अब सुनो सुपरपोजिशन क्या कहता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिल्कुल सेम वैसा ही एग्जांपल दूंगा। मान लो भैया हम लोगों ने क्या किया, अनूप को मारा, अनूप की कर दी पिटाई, ठीक है ना। अनूप शाम को बच्चे लेके आ गए, 4-5 बच्चे, और वो हमें मारने के लिए लेके आ गया। मान लो अनूप को देवराज ने मारा, ठीक है, देवराज को पीटने के लिए वो बच्चे ले आया। अब ऐसा थोड़ी ना बच्चों को देख के देवराज भी अपने आप खुद को मारना स्टार्ट कर देगा, और भाई मुझे भी मारो, मैं भी मारता हूं अपने आप को। ऐसा नहीं होता ना, कभी भी नहीं होने वाला। तो आपको याद क्या करना है कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी है ना, कोई भी चार्ज्ड बॉडी, ये अपने आप पे, अपने द्वारा निकाली गई इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने आप पे ही फोर्स नहीं लगाएगी। यानी ये अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकती। मैं अपने आप को नहीं मारने वाला कभी भी, मैं दूसरों को मार सकता हूं। मारने का मतलब क्या है, दूसरों पे मैं फोर्स लगा सकता हूं। मैं ऐसा थोड़ी ना मैं पागल हो गया हूं, अपने आप ही मार रहा हूं, अपने आप ही थप्पड़ लगा रहा हूं कि आज मैं गुस्से में हूं, मैं अपने आप को मारूंगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। सिमिलरली चार्ज्ड बॉडी भी ये वाला चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, बट अपने आप पे फोर्स नहीं लगाने वाला। पहली बात तो ये क्लियर कर लो। दूसरी चीज, अब इसके आसपास कितने भी चार्ज क्यों ना आ जाए, मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, तो होगा क्या बच्चों,
अब इन 4 चार्जेस में से हमें किसी भी एक चार्ज पे मान लो फोर्स निकालना है, किसी भी एक चार्ज पर हमसे बोला गया फाइंड फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। चलिए कैपिटल क्यू पे अगर मुझे फोर्स निकालना है ना तो क्या होगा बच्चे, ध्यान से रखना, कैपिटल क्यू पर ये Q1 भी फोर्स लगाएगा, ये Q2 भी फोर्स लगाएगा और ये Q3 भी फोर्स लगाने वाला है। यानी इस चार्ज पर कितने फोर्स लगने वाले हैं बेटा, टोटल चार्ज है 4, लेकिन फोर्स कौन लगाएंगे 3, याद रखना, क्योंकि ये कभी भी अपने आप पे फोर्स नहीं लगाएगा। सिमिलरली अब एक का एग्जांपल आप बोलो जल्दी, मान लो ये 5 चार्जेस हमने रख दिए, जल्दी बताइए, तो टोटल चार्ज कितने यहां पर टोटल चार्ज कितनी है 6, और फोर्स किसी भी एक चार्ज पे कितने लगाने वाले हैं 5 लगाने वाले। हाँ वेरी गुड। अच्छा ये जल्दी बताओ, मान लो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल पे 3 चार्ज रख दिए बच्चों मैंने, बताओ Q2 पे कितने चार्ज फोर्स लगाएंगे, Q2 पे कितने चार्ज फोर्स, बहुत बढ़िया 2 चार्ज फोर्स लगाने वाले। तो अब यहां सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इंडिविजुअली इन 4 में से, इन 3 में से पहले किसी भी एक का फोर्स निकाल लो, इसका फोर्स निकाल लो। अब इसके फोर्स निकालने के लिए देखिए इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग फोर्स लगने वाला है, या तो फोर्स इधर बनेगा या इधर बनेगा, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले इसका फोर्स निकाल लो, मान लो ये आया F1, फिर बोल रहा है वो इसके कारण फोर्स निकाल लो, ऐसा मानकर कि ना ये प्रेजेंट है ना ये प्रेजेंट है, ऐसे मान के कि सभी के कारण एक एक करके फोर्स निकाल लो। तो इसके कारण जो फोर्स निकलेगा या तो वो ऐसे आएगा या वो ऐसे आएगा, इसको मान लो F2, और सिमिलरली इसके कारण फोर्स निकाल लो, या तो वो ऐसे आएगा या वो ऐसे आएगा, ये आएगा F3। अब हमें इस पे टोटल फोर्स निकालना, तो इस पे कितने फोर्स लगे F1 F2 F3। याद क्या रखना है कि तीनों वेक्टर है, तो हमें F नेट जब भी निकालेंगे ना बेटे F नेट, तो F नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, यानी हमें इनको वेक्टोरियली ऐड करना है। सिंपली सुपरपोजिशन क्या कहता है आप सुन लो, कि जितने भी चार्ज रखे हुए ना, जितने भी चार्जेस, सबके कारण एक एक करके फोर्स निकाल लो, ऐसा मानकर कि दूसरे चार्जेस प्रेजेंट ही नहीं है। यानी एक टाइम में 2 चार्जेस के बारे में डील करेंगे आप लोग, उनका निकाल लो, डायरेक्शन भी पता लग जाए, फिर उन सबको वेक्टोरियली ऐड कर दो। और वेक्टोरियली ऐड करने के हमारे पास 2 ही रिजल्ट है बच्चों, या तो ट्राइंगल लो या पैरेललोग्राम लो। अब हाँ बहुत बढ़िया। अब देखिए पहले आपको ना 2 रिजल्ट समझा देता हूं, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लो, आपको आना चाहिए, सुन लो बस, याद करो कि मान लो एक फोर्स ये रहा F1, एक फोर्स ये रहा F2, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो में क्या कहते हैं, थीटा एंगल है। थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस, 2 वेक्टर, बिटवीन 2 वेक्टर्स। अच्छा बच्चों वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते थे जल्दी बताओ, या तो दोनों की टिप या दोनों की टेल एक साथ होनी चाहिए, आइदर टिप और टेल, याद है ना, या तो ऐसे एंगल बनने वाला है, ये एंगल बनेगा, या दोनों की टेल होगी तो एंगल बनने वाला है। ये एंगल नहीं हो सकता, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या ये 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल हो सकता है क्या, क्या ये 2 वेक्टर, हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया। और 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 180 या 180 से छोटा होने वाला है। अब देखो बहुत बेसिक सा फंडा है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब सुनो, सुपरपोजिशन का यूज करते हुए हम लोग बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया बेटे हम लोगों ने, इस पे भी क्यू रख दिया, इस पे भी क्यू रख दिया, इस पे भी क्यू रख दिया, ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया। सुपरपोजिशन का यूज करना, अब हर जगह सुपरपोजिशन घुसने वाला है, हर जगह, यहां से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी पढ़ेंगे हम सुपरपोजिशन ही यूज करने वाले, इसलिए कह रहा हूं बहुत आराम से समझना ये क्वेश्चन। हमसे बोला गया फाइंड एफ नेट ऑन बी, एफ नेट ऑन बी बोला है भैया, बी पे निकालो नेट फोर्स। अच्छा अब आप लोग रिपीट करेंगे, बी पे कौन कौन लगाने वाला है, बी पे कौन कौन लगाने वाला है, हाँ ए एंड सी, बहुत बढ़िया। अब देखिए सब
बहुत बढ़िया बच्चे। अब सभी का नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर माना है। तो अब मान लो कि सी है, हाँ, अब इस पे निकालो, पहले ए का निकालो। अब ए बताओ किधर लगाएगा, नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर, वेरी गुड, क्यों नीचे बेटे, नीचे पॉजिटिव नेचर है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। इस पे निकालना है, इस पे निकालना है, तो ये इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा। और ऊपर कब होता है, अगर ये नेगेटिव होता तो ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींचता, ठीक है ना। तो किसने निकालना है, इसने लगाना है। तो ये देखो ना, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, तो ये इसको धक्का मार देगा, भग जाए यहां से। तो धक्का किधर लगेगा, इन दोनों को लाइन ज्वाइन करो, ये लाइन और इस लाइन के नीचे, ये आ गया 4। हाँ बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, ये भी कैसा है, पॉजिटिव, इस पे निकालना है, इस पे निकालना है, तो ये क्या करेगा, ये भी इसको लात मारेगा, चल भाई भग यहां से। तो किधर जाएगा, ये डायरेक्शन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड एफ ऑन बी ड्यू टू ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटे, साइड लेंथ ए मान लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मैग्नीट्यूड के क्यू बाय ए स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन हमें पता लग गई, तो फोर्स कंप्लीट हो गया। भाई फोर्स दो ही तो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों हमें निकाल ली। अब इसका देखिए, इसके बारे में क्या होगा, इधर फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कितना लगने वाला, मैग्नीट्यूड सेम लगने वाला है सर, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखो इस बी पॉइंट पर दो फोर्स लगे बच्चों, एक इधर की डायरेक्शन में लगा, एक इधर की डायरेक्शन में लगा। तो बताओ यहां पे कौन सी लॉ लगाएंगे हम लोग, सभी बच्चे बोलेंगे हाँ, वेरी गुड। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है, अब ध्यान से सुनना, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यस सर। तो मैं लिख सकता हूं एफ बी ए का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू एफ बी सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और इसको मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी मान ली एफ। तो देखो इधर भी एफ लग रहा है, इधर भी एफ लग रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 डिग्री। चलो हाँ, अब एफ नेट का फॉर्मूला लगाओ जल्दी। एफ नेट कितना हो गया बच्चों, अंडर रूट ऑफ एक, हाँ वेरी गुड, यानी एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू एफ इंटू कॉस 60 डिग्री। लो जी, ये आंसर आ गया हमारे पास। और ये आंसर आप डायरेक्ट याद भी रख लो तो बहुत अच्छी बात है। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, 1/2 ने इस 2 को मार देना है, तो ये भी एफ स्क्वायर, ये भी एफ स्क्वायर और ये भी एफ स्क्वायर, यानी ये बनेगा √3f स्क्वायर, √3f स्क्वायर। और एफ स्क्वायर को रूट के बाहर लेके आएंगे तो √3f। लो जी, बोलो क्या सुपर पोजिशन लगाना आया क्या बच्चों, सभी बच्चे बोलेंगे हाँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लो, उसमें ना 4 फोर्स रख देते हैं, 4 चार्जेस रख देते हैं स्क्वायर पे। देखना आराम से समझना। मान लो ये एक स्क्वायर है हमारे पास, सोल्व करने का तरीका आना चाहिए बस, फिर तो क्वेश्चन कुछ रहेगा ही नहीं आपके पास। देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। मान लो ये भी ए लेंथ है, इसकी साइड लेंथ ए है बच्चों, स्क्वायर है तो चारों साइड ए हो गई। हमसे बोला गया फाइंड एफ नेट ऑन सी, फाइंड एफ नेट ऑन सी। हमें सी पे निकालना है। चलो जी अब निकालते। अब पहले बात तो ये बताओ स्टेप बाय स्टेप, सी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए बी डी, ठीक है ना। अब सुनो पहली बात, मेरी बात, हम जब भी पैरेललोग्राम लगाएंगे ना बच्चों, तो पैरेललोग्राम में हम दो वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड करेंगे, दो वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब सुनो पहले बी का देखो, बी पॉजिटिव नेचर है बेटे सभी का, तो बी क्या करेगा, सी को धक्का मारेगा नीचे। तो ये तो आ गया एफ ऑफ बी ड्यू टू सी, सॉरी एफ ऑन सी ड्यू टू बी। साथ के साथ लिखो एफ सी बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलो के क्यू बाय ए का स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखो ये डी क्या करेगा, डी भी पॉजिटिव नेचर का है, डी भी धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में, तो ये इसको इस डायरेक्शन में लेके भगाएगा,
सही बोला मैंने, जल्दी बताओ। तो ये कितना आ गया, एफ सी डी। तो ये वाली वैल्यू भी आ गई के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, हमें यहां से समझ में आ गया दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं वो याद रखना। अगर दो वेक्टर्स के बीच में ये मान लो एंगल थीटा है, बेटे ध्यान से सुनना, यह डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखना। क्या बोला गया कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके बीच में एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट वो इनके आधे एंगुलर बाइसेक्टर पे चला जाएगा, यानी थीटा बाई 2 पर। थीटा बाई 2 पर कब? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या होगा बच्चों? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो जो दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट है वो उनके बीचों बीच से पार हो जाएगा। देखिए यहां पर एग्जांपल समझिए, इसका भी मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी इसका भी मैग्नीट्यूड एफ, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ, और इनके बीच में एंगल कितना बना? जल्दी बोलो, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। 90। तो इनका रिजल्टेंट कितने पे चला जाएगा? 45 डिग्री। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 45 डिग्री पे किसका रिजल्टेंट आया? इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का रिजल्टेंट आ गया। ये कितने एंगल पर आ गया बच्चों? 45 डिग्री पर। अभी लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला गया? ये भी तो है, ये थोड़ी ना मना करेगा, ये भी लगाएगा फोर्स। किधर लगाएगा सर? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये इसी लाइन के क्रॉस लगाने वाला है, क्योंकि ये भी 45 डिग्री ही बनने वाला है। हाँ या ना बोलो, क्योंकि ये डायगोनल जाएगा ना बच्चों। हाँ, अब सोचो, ये वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, ये नया वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसमें क्या कर दो? दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो। क्या कर दो बेटे? डायरेक्ट ऐड कर दो। यानी आपको क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना था बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ से यहां से आया हमारे पास, इन दोनों का एफ नेट आ गया हमारे पास, मान लो एफ। तो एफ भी इसी डायरेक्शन में है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला उसको मैंने मान लिया एफ डैश। एफ डैश भी इसी डायरेक्शन में है, तो जो नया फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? अब सेम डायरेक्शन में है ना, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, एफ डैश प्लस एफ। बोलो ये समझ में आया क्या? अब एफ डैश की वैल्यू कितनी है? एफ डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखिए ये ए, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस आ जाएगा √2a। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी बनी बच्चों? के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a का स्क्वायर। ये तो बनी एफ डैश की वैल्यू। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों? इन दोनों का रिजल्टेंट एफ माना था हम लोगों ने। देखिए एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, और 2ab cos 90, cos 90 होता है 0, यानी वो वाला फैक्टर हो जाएगा 0। तो यहां से ये वाली वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? √2f। अब इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, हमारा आंसर आ गया। जल्दी बताइए बच्चों, आज का लेक्चर समझ में आया? अगर आज का लेक्चर समझ में आ गया तो मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस आप करेंगे आज। और ग्रुप पे, हाँ जी बच्चे बोलो। हाँ वो भी समझाऊंगा बच्चे, अभी पहले ये कर लो ना। 1 कूलाम, 8 कूलाम, 27 कूलाम, और या 1000, वो पूरा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, सीबीएसई के लिए। डिटेल में बताऊंगा उसको। इधर देखो, इनके बीच में, हाँ ये 1 मीटर पे रखा हुआ है, ये ओरिजिन है बच्चों हमारा, दिस इज ओरिजिन। ये 2 मीटर पे रखा हुआ है, ये 3 मीटर पे रखा हुआ है, और ये 10 मीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ओरिजिन पे 1 कूलाम रखा हुआ है। फाइंड एफ नेट ऑन 1 कूलाम एट ओरिजिन। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? इस वाले चार्ज पर इन सभी चार्जेस के कारण हमें एफ नेट निकालना है इस वाले चार्ज पर। चलिए, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन बच्चों। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, ठीक है ना? और कल हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म,
पूरा सीबीएसई से रिलेटेड जो भी प्रूफ पूछा जाता है डिट्टो सेम एज इट इज, आपको वही लिखना है, 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद जय भारत।